जैसे अर्जेंटीना में समुद्र के बीचों बीच जो क्रूज लग्जरी क्रूज वहाँ पे वो ऐसे हुआ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन डीप लंग को इन्फेक्ट करता है। तो इतना ज़्यादा एरोसोल इसमें नहीं होता, बट इसमें अगर लॉन्ग टर्म कंटैक्ट में रहे तब होता है। तो ये जो शिप थी, ये शिप अंटार्कटिका में अर्जेंटीना के दो लोग उसमें चढ़े थे। अर्जेंटीना में ने उसमें उशुशनिया नाम का एक जगह है, वहाँ से दो डच कपल इसमें चढ़े थे और कुछ लोग और चढ़े थे। तो ये दोनों डच कपल थे। पहले एक को हुआ, उसके बाद क्लोज कांटेक्ट में दूसरे को हुआ। 3 लोगों की मौत भी हुई सर। वो उनमें से 2 लोग ये डच कपल हैं, एक वो जो डॉक्टर है वहाँ, उसकी मौत हुई। 8 लोग इन्फेक्ट हुए जो कि कंफर्म्ड इन्फेक्टेड हैं। और एक आज आदमी जा रहा था जो फ्रांस में रिपेट्रिएट हो रहा था, तो उसको अब सिम्टम्स आ गए हैं। जो फ्रांस वाले उसको लेके वापस जा रहे थे, 7 फ्रांस के लोग थे, उनको लेके बाहर जा रहे थे। तो सर ये चूहे और जो इन्फेक्शन है उससे जो क्रूज है उनको क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि इसमें ये चूहे के सलाइवा, स्टूल या यूरिन जो कि ज़मीन में गिरती है, उससे जो एरोसोल जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ के जब जाते हैं तो उससे होता है। तो नॉर्मली जहाँ पर लोग कंफाइंड स्टेज में रहते हैं, जैसे कैंप्स हुए जो कि कैंप्स में जा रहे हैं, इवन रूरल सेंटर में ट्रैक्स में जा रहे हैं, तो उसमें तंबू में रह रहे हैं, तो उन जगहों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये क्रूज़ एक कन्फाइंड जगह है, इसमें अगर एक पर्सन आ गया था तो वो फिर उसमें जल्दी से वो ट्रांसमिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें पहले हस्बैंड वाइफ को हुआ तो दोनों कांटेक्ट में थे, काफ़ी देर के कांटेक्ट में थे, और जो डॉक्टर देख रहा था उसको हुआ। तो डॉक्टर सर WHO ने तो ग्लोबली अलर्ट भी जारी किया है 12 नेशंस को लेकर। नहीं, वो जो है ये एग्जैक्टली 20 नेशंस में है। 12 नेशंस में इनके छोटे छोटे आउटब्रेक होते रहते हैं। एक 1978 में हुआ था चाइना में आधे केसेस दुनिया के चाइना में है। तो और सर ये जो हेंटा वायरस फैला, इसका सोर्स क्या चूहे का सलाइवा ही था? ये चूहा का ही होता है और कोई इसका सोर्स नहीं है। और मैंने बोला कि एंडी स्ट्रेन से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है अगर वो क्लोज कांटेक्ट में है। तो ये शिप वालों ने क्या किया था कि शिप वालों ने बहुत ही पूरे सरफेसेस को स्टेरिलाइज किया था। उसके बाद सारे मास्क वगैरह जो की ज़रूरत होती है, सारे वहाँ पर सारे जो इंतज़ाम थे पर्सन टू पर्सन वो सारा किया था। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं फिर? तो इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे साधारण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे स्टार्ट होता है, उसके बाद इसमें मैले होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, थोड़ा बहुत हेमरेजिक भी होता है, कफ होता है, और जैसे इन्फ्लुएंजा, साधारण इन्फ्लुएंजा वगैरह में होता है। और नोरा वायरस और हेंटा वायरस में क्या डिफरेंस? एक सेकेंड, बट अभी जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आफ्टर 1 वीक के बाद कुछ लोगों में ये 2 सिंड्रोम होता है। एक पल्मोनरी सिंड्रोम जिसमें कि आईसीयू में लेके जाना पड़ता है, पानी भर जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हेमोरेजिक सिंड्रोम, उसमें किडनी अफेक्टेड हो जाती है, एकदम से ब्लड प्रेशर गिरता है, सेप्टिसीमिया जैसे होते हैं, और काफ़ी ब्लीडिंग होती है इंटरनल, और उसमें मर जाते हैं। तो इन दोनों को आईसीयू में रखना पड़ता है। और आईसीयू में जब रखा जाता है तो उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जो इनमें कोई वैसे एंटीवायरल्स है नहीं, बट रिबाविरिन जो है वो थोड़ा बहुत इसमें काम करती है। सर हेंटा वायरस और नोरो वायरस में डिफरेंस क्या है, और नोरो वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेंटा वायरस जो है ये एक एनवेलप वायरस है। ये नॉनसेंस सिंगल आरएनए वायरस है। इसमें 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक लॉन्ग, एक मीडियम, एक शॉर्ट, और इस तरीके से ये बनता है। नोरो वायरस जो है वो इंटेस्टाइन में पनपता है। हेंटा वायरस से भी डायरिया हो सकता है, ये भी इंटेस्टाइन में जा सकता है और डायरियल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन नोरो वायरस नॉर्मली ये भी रोडेंट्स वगैरह से होता है, बट ये जो है ये ज़्यादातर डायरिया करता है, डायरिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नोरो वायरस में ज़्यादा नहीं होते।
सो जो मैं आपको बोल रहा था कि इनको अगर आप इनको नॉर्मली इंटेंसिव केयर में लेके उसमें वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, सेप्टिसिमिया मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, इन्फ्लेमेशन में बहुत साइटोकाइन जनरेट होते हैं, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, इससे कंट्रोल हो जाते हैं। इस और जो 5 लोग जो और जिनको सिम्टम्स हुआ था, जो अस्पताल में गए, जैसे एक नीदरलैंड में गया, एक साउथ अफ्रीका में गया, एक ज़ूरिक में गया, स्वीडन में गया, स्विट्ज़रलैंड में गया, ये सारे के सारे कोई भी मरा नहीं है। ओके। और लेकिन सर कई देशों ने तो डंकिंग की भी अब इजाज़त देना बंद कर दिया है। वो क्या है कि इसमें क्या हुआ था, जैसे पहला केस हुआ 40 लोग उतर गए थे। अच्छा, उनमें से अभी किसी को भी कोई सिम्टम नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 2 इंडियंस हैं बट वो क्रू है, ये लोग बोले जा रहे हैं वो आ जाएंगे इंडिया में, दे वर क्रू, दे वर नॉट दी पैसेंजर्स। तो जो क्रूज है वो शिप के साथ ही रहेंगे, उसमें जाते हैं। और नॉर्मली 42 मैंने इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 वीक से 6 वीक तक या 8 वीक तक होता है, तो लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है। तो अब जो शिप तैर रही थी, उसका लास्ट केस हुआ था, उसके बाद काफ़ी दिन हो गए, तो 45 दिन तक नॉर्मली देखना पड़ता है कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो सर इस हेंटा वायरस का असर इंडिया में तो नहीं कोई देखा जाएगा? मुझे लगता नहीं होगा, कभी इक्के दुक्के केसेस होते हैं, बट वो नॉर्मली जो अगर हॉस्पिटल सिस्टम में जाते हैं, अभी जो हमारा हॉस्पिटल सिस्टम है उसमें कंट्रोल हो जाता है। इसमें 2 वैक्सीन्स भी हैं, एक कोरिया ने बनाया, एक चाइना ने बनाया, तो वो लोग इस वैक्सीन को इस्तेमाल करते हैं, बट ये वैक्सीन बाकी लोगों कंट्रीज़ का दुनिया में अवेलेबल नहीं है। और सारे लोगों को ये लोग अपने अपने चार्टर्ड फ्लाइट से लेके जा रहे हैं, और कई लोगों को इन्होंने बोला कि आप सेल्फ वो करो, घर में अपने को क्वारंटाइन करो। तो सर एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से लोगों में एक डर है कि हेंटा वायरस या नोरो वायरस जो अभी केसेस सामने आए, तो इंडिया में इसका कोई असर तो नहीं देखा जा रहा। दूसरा ये है कि सर इन सब चीज़ों से, इन सारे वायरसेस से बचने के लिए खास क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? सेम थिंग जैसे कोविड में रखते थे, इसमें वैसे पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो ये एक शिप था, तो इसमें वो पूरा नहीं होता, बट अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, तो हमारे यहाँ पर सारे, गंगाराम में भी है, सारे अस्पतालों में है, एक मशीन है जिसको बायोफायर बोलते हैं, उस तरह के कई मशीन है सीफिड वगैरह के, तो उसमें जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं सारे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनके CT स्कोर भी आइडेंटिफाई हो जाता है, तो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। तो ना ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को, बड़े लोग एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। अभी शिप में किसी को सिम्टम है, बस एक फ्रांस का आदमी था, वो उसको क्वारंटाइन में ले जा रहे थे, उसको सिर्फ सिम्टम्स आए, और किसी को कोई सिम्टम आया नहीं है। तो मुझे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वायरस बहुत पुराना वायरस है, बीच बीच में होता रहता है, पर नॉर्मली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसमें। तो क्लोज कांटेक्ट वालों को अगर आप घर वालों को क्वारंटाइन कर दें या उनको ठीक से एहतियात करने को करें तो हो जाता है। और अभी आफ्टर कोविड सब जगह ICU है, ऑक्सीजन मैनेजमेंट है, वेंटिलेटर्स है, CPAPs हैं, जो इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट है, एंटीवायरस भी